नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार मामला जबरन वसूली की कोशिश से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने मृत शख्स के एक साथी मोहम्मद सलीम को हिरासत में लिया। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में बुधवार देर रात ग्रामीणों के एक समूह ने जबरन वसूली के आरोपी एक हिंदू व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी। यह घटना 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की बिना पुष्टि वाले ईश निंदा के दावों पर पीट पीट कर हत्या किए जाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ का हमला बुधवार रात करीब 11 बजे हुआ। डेली स्टार के अनुसार असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देवव्रत सरकार ने बताया कि एक व्यक्ति पर स्थानीय लोगों द्वारा हमला किए जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित की पहचान अमृत मंडल के रूप में हुई, जिसे सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। वह उसी गांव का रहने वाला था। ग्रामीणों के अनुसार सम्राट ने कथित तौर पर एक स्थानीय निवासी शाहिदुल इस्लाम से जबरन वसूली की रकम मांगी थी। बुधवार रात वह और उसके कई साथी कथित तौर पर पैसे लेने के लिए शाहिदुल के घर गए थे। जब परिवार ने डाकू चिल्लाकर शोर मचाया तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए और सम्राट पर हमला कर दिया। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार जबकि समूह के अन्य सदस्य भागने में कामयाब रहे, सलीम हथियारों के साथ पकड़ा गया और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि अमृत मंडल उन्हें गंभीर हालत में मिला और उसे पांगशा उपजिला स्वास्थ्य परिसर ले जाया गया, जहां सुबह करीब 2 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। द डेली स्टार की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने सम्राट के एक साथी मोहम्मद सलीम को हिरासत में लिया है और उसके पास से 2 हथियार बरामद किए हैं, जिनमें एक पिस्तौल और एक स्थानीय रूप से बनी एक शॉट वाली बंदूक शामिल है। ओडिशा में बंगाल के मजदूर की पीट पीट कर हत्या। बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के शक में लिंचिंग। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। केरल में छत्तीसगढ़ के मजदूर को बांग्लादेशी बताकर लिंचिंग का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है कि ओडिशा में पश्चिम बंगाल के एक मजदूर जुएल शेख को पीट पीट कर मार डाला गया। जुएल के साथी मजदूरों और परिवार का आरोप है कि उन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया समझकर मारा गया, लेकिन ओडिशा पुलिस ने इस बात से इनकार किया है और कहा कि जुएल और आरोपी एक दूसरे को जानते थे। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जुएल शेख बंगाल में मुर्शिदाबाद के चक बहादुरपुर गांव के रहने वाले थे। जुएल ओडिशा के संबलपुर जिले में कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और हाल ही में 20 दिसंबर को ओडिशा गए थे। वे 3 महीने के लिए काम पर गए थे और रोजाना 600 रुपए कमाते थे। जुएल के साथ ही मजदूर पलटू शेख ने बताया, हम चाय की दुकान पर थे, कुछ लोग आए और आधार कार्ड दिखाने को कहा। मैं ओडिशा में 12 साल से काम कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है। पलटू शेख। 2 अन्य मजदूर भी घायल हुए, वे संबलपुर के अस्पताल में भर्ती। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जुएल के साथी मजदूर पलटू शेख ने बताया कि हम चाय की दुकान पर थे, कुछ लोग आए और जुएल से बीड़ी मांगी। फिर उन्होंने आधार कार्ड दिखाने को कहा और पूछा कि हम कहां से हैं। हमने आधार कार्ड दिखा दिए। अचानक उन्होंने बांस की लाठियों से हमला कर दिया। जुएल के सिर पर जोर से मारा, कुछ दूसरे लोग घायल हुए। रिपोर्ट के अनुसार पलटू ने कहा कि हम जुएल को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैं ओडिशा में 12 साल से काम कर रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ है। हमले में 2 अन्य मजदूर अकीर शेख और पलाश शेख भी घायल हुए, वे संबलपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। जमात इस्लामी ने तारिक रहमान की देश वापसी का स्वागत किया। जमात इस्लामी के अध्यक्ष बोले, वह इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं। जमात इस बात पर नजर रखेगी कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति में एकता के संदर्भ में तारिक रहमान क्या भूमिका निभाते हैं। जमात इस्लामी ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी पीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की देश वापसी का स्वागत किया है। जमात इस्लामी के अध्यक्ष शफीकुर रहमान ने मीडिया को बताया कि वह इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं कि उनके राजनीतिक सहयोगियों में से एक 17 साल बाद सीधे राजनीतिक क्षेत्र में लौट रहे हैं। शफीकुर रहमान ने कहा कि जमात इस बात पर नजर रखेगी कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति में एकता के संदर्भ में तारिक रहमान क्या भूमिका निभाते हैं या उनकी क्या योजनाएं हैं और वे उन्हें कैसे लागू करेंगे। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान ने ढाका में विशाल रैली को किया संबोधित। तारिक रहमान ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है। लोकतांत्रिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांति की बहाली पर जोर दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने लगभग 17 साल के निर्वासन के बाद देश लौटने के कुछ घंटों बाद बुधवार को ढाका में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक हजारों समर्थकों के सामने उन्होंने बांग्लादेश के लिए अपना विजन पेश करते हुए कहा कि मेरे पास एक प्लान है।
और लोकतांत्रिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांति की बहाली पर जोर दिया। ढाका के 300 फीट इलाके में आयोजित रैली में रहमान ने सभी धर्मों और समुदायों को साथ लेकर चलने, एक सुरक्षित और समावेशी बांग्लादेश बनाने की बात कही। उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम और 2024 के जन आंदोलनों का जिक्र करते हुए एकता का आह्वान किया। रहमान ने युवाओं से देश के भविष्य की जिम्मेदारी लेने को कहा और अपनी मां, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के लिए प्रार्थना की अपील की। 17 साल बाद ढाका लौटे तारिक रहमान। चुनाव से पहले बांग्लादेश में पड़ा सियासी मोड़। बीएनपी समर्थकों ने तारिक रहमान का किया जोरदार स्वागत। बांग्लादेश में उथल-पुथल के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान करीब 17 साल के निर्वासन के बाद गुरुवार को ढाका लौटे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक का लाखों की संख्या में पार्टी समर्थकों ने एयरपोर्ट से घर तक रोड शो में शामिल होकर जोरदार स्वागत किया। यह वापसी बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा मोड़ है, खासकर फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव से पहले। क्या उनकी वापसी बांग्लादेश के लिए एक बड़ी उम्मीद साबित होगी? भारत के लिए उनकी वापसी के क्या मायने हैं? उनकी वापसी के बाद भारत के साथ संबंध सुधरेंगे या और बिगड़ते ही चले जाएंगे? तारिक रहमान पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं। 2008 से वे लंदन में निर्वासन में थे। शेख हसीना की सरकार में उन पर भ्रष्टाचार और 2004 के ग्रेनेड अटैक जैसे कई केस लगे थे। उनको 2007 में गिरफ्तार किया गया था। इसके अगले साल उनको जमानत मिली और अपने इलाज के लिए लंदन जाने की अनुमति भी मिल गई। तब से वह लंदन में ही रह रहे थे। बीएनपी का कहना था कि ये केस राजनीतिक बदले की कार्रवाई वाले थे। वहीं शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद कोर्ट ने उन्हें सभी बड़े केसों में बरी कर दिया है। उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने अपनी सुरक्षा को लेकर जताई गंभीर चिंता। कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट होने की मांग। पीड़िता ने कहा, कुलदीप सेंगर कहीं भी पहुंच सकता है, मुझे मरवा सकता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट होने की मांग की है। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर कहीं भी पहुंच सकता है और उन्हें मरवा सकता है। पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त करने की भी मांग की, जिन्होंने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान उसका मजाक उड़ाया था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित करते हुए उसे पीड़िता और उसकी मां से 5 किलोमीटर दूर रहने का निर्देश दिया है और हर सोमवार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने को कहा है। पीड़िता ने कहा कि कोर्ट की शर्तें सही हैं, लेकिन वह लगातार डर में जी रही हैं। वह अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्नाव रेप मामले में सेंगर की सजा के निलंबन के खिलाफ सीबीआई जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि कोर्ट में सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने जमानत का जोरदार विरोध किया था। सीबीआई ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करवाने की पूरी कोशिश करेगी। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की उम्र कैद निलंबित होने पर विवाद और चौतरफा दबाव के बीच अब सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय किया है। 2017 के चर्चित उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से विवाद खड़ा हो गया है। कोर्ट ने 2 दिन पहले ही पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत दे दी। वहीं अब सीबीआई ने हाईकोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन करने के बाद कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई प्रवक्ता ने बयान दिया कि हाईकोर्ट में सुरक्षा का हवाला देकर सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने जमानत का जोरदार विरोध किया था। अब सीबीआई चाहती है कि हाईकोर्ट का फैसला रद्द हो और सजा बरकरार रहे। सीबीआई ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करवाने की पूरी कोशिश करेगी। ईसाई समुदाय पर हमलों के बीच पीएम मोदी क्रिसमस मनाने दिल्ली के एक चर्च पहुंचे। क्रिसमस पर चर्च में पीएम मोदी की मौजूदगी, विपक्ष ने उठाए सवाल। विपक्ष ने पूछा कि क्या पीएम यह सब देख नहीं रहे या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर देश भर के कई शहरों में ईसाई समुदाय पर हमले हो रहे हैं और इसी बीच पीएम मोदी क्रिसमस मनाने दिल्ली के एक चर्च पहुंचे, जिसको लेकर सवाल उठने लगे। ऐसे में विपक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जैसे ही पीएम की चर्च वाली तस्वीरें सामने आई, विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। केरल कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि मोदी चर्च में जाकर ईसाई समुदाय को मनाने में लगे हैं, जबकि उनके हिंदुत्ववादी गुंडे सड़कों पर क्रिसमस के जश्न में खलल डाल रहे हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप कड़ी ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी, एक तरफ तो आप क्रिसमस की सुबह चर्च की प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं,
दूसरी तरफ देश के अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में क्रिसमस की तैयारियों पर कुंडे तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपकी ही सरकारों के नाक के नीचे ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभाएं बाधित की जा रही हैं। क्या आप ये सब देख नहीं रहे या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? कृपया देश को संदेश दीजिए कि देश में संविधान है और इस तरह की अराजकता नहीं चलने दी जाएगी। गिरजाघर जाने की नौटंकी कर रहे प्रधानमंत्री, विपक्ष, देश भर में ईसाइयों और चर्चों पर हो रहे हमले और पीएम मोदी उधर फोटो खिंचवाने में लगे हैं। विपक्ष आरोपों पर बीजेपी या सरकार की ओर से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि देश भर में ईसाइयों और चर्चों पर हमले हो रहे हैं और पीएम मोदी उधर फोटो खिंचवाने में लगे हैं। पीएम ने पाखंड और धोखे को जैसे कला बना दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी एक्स पर लिखा कि मोदी जी गिरजाघर जाने की नौटंकी कर रहे हैं। काश अपने नफरती नेताओं के कृत्य पर माफी भी मांगते। हालांकि बीजेपी या सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शाहीन मलिक पर एसिड अटैक के आरोपी बरी। 16 साल से न्याय के लिए लड़ रही शाहीन को लगा बड़ा झटका। शाहीन बोली, उन्हें सबसे ज्यादा दर्द उस हमले से नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था से हुआ है। न्याय का इंतजार आखिर कब तक? एसिड अटैक पीड़िता शाहीन मलिक इसी पीड़ा में है। 16 साल से न्याय के लिए लड़ रही शाहीन को तब बड़ा झटका लगा जब दिल्ली की एक अदालत ने 2009 के उस भयावह एसिड अटैक मामले में 3 मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया। पानीपत की MBA छात्रा शाहीन मलिक पर तेजाब फेंका गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह ने यशविंदर पाला और मनदीप मान को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। ये हमले की साजिश रचने के आरोपी थे। 16 साल की लंबी न्यायिक जंग, 25 से ज्यादा सर्जरी, एक आंख की रोशनी गंवाने और जिंदगी भर के जख्मों के बावजूद शाहीन को सिर्फ अदालत की सहानुभूति मिली, न्याय नहीं। शाहीन ने कहा कि न्याय व्यवस्था ने मुझे तोड़ दिया है। 16 साल पहले हुए एसिड अटैक ने शाहीन मलिक का चेहरा, आंखों की रोशनी और पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन अब 42 साल की शाहीन कहती हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा दर्द उस हमले से नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था से हुआ है, जिस पर उन्होंने 1.5 दशक से ज्यादा भरोसा किया था। ओडिशा मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए। टॉप माओवादी नेता गणेश उइके भी मुठभेड़ में मारे गए। अमित शाह ने इसे नक्सल फ्री भारत की दिशा में बड़ी सफलता बताया। सुरक्षा बलों ने ओडिशा में एक बड़ी कार्रवाई में सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य गणेश उइके उर्फ पाका हनुमंथु को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया है। इस मुठभेड़ में कुल 6 माओवादी मारे गए हैं। गणेश उइके पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित था और वह माओवादी संगठन के बचे हुए शीर्ष नेताओं में शामिल था। पुलिस के अनुसार यह अभियान छत्तीसगढ़ से सटे ओडिशा के कंधमाल जिले में स्पेशल इंटेलिजेंस विंग की सूचना पर शुरू किया गया था। बुधवार को सुरक्षा बलों ने इलाके में ऑपरेशन चलाया और गुरुवार सुबह कंजम क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। अभियान में ओडिशा पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, CRPF और PSF शामिल थे। मारे गए माओवादियों में 2 छत्तीसगढ़ कैडर के भी बताए जा रहे हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सल फ्री भारत की दिशा में बड़ी सफलता बताया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.